स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रक्रिया की जो हम सब हर पल करते हैं पर शायद सोचते नहीं। मतलब हमारी मांसपेशियां से कुर्पी कैसे हैं, कैसे बस सोचने भर से या एक नर्व सिग्नल से हमारा हाथ या पैर हिल जाता है। हाँ, ये सुनने में आसान लगता है पर इसके पीछे की जो मशीनरी है वो कमाल की है। हमारे पास कुछ नोट्स और एक डायग्राम भी है जो इसे दिखाता है। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझेंगे, एक्शन पोटेंशियल से लेकर असल में मसल के सिकुड़ने तक। एक तरह से ये देखना है कि कैसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक मैकेनिकल फोर्स में बदलता है ना? बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी जहां नर्व और मसल मिलते हैं। हाँ, वही जगह। तो होता यह है कि एक मोटर न्यूरॉन से, मतलब नर्व सेल से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, एक्शन पोटेंशियल। ये सिग्नल दौड़ता हुआ नर्व के एकदम आखिर तक पहुंचता है, एक्सॉन टर्मिनल तक। ठीक है, सिग्नल पहुंच गया। अब वहां पहुंचते ही ये सिग्नल कुछ खास दरवाजे खोलता है। ये है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स, ओके। इनके खुलते ही बाहर से कैल्शियम आयन Ca2+ तेजी से नर्व सेल के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, तो कैल्शियम अंदर आ गया। ये कैल्शियम क्या करता है फिर? ये कैल्शियम एक तरह से चाबी का काम करता है। नर्व एंडिंग के अंदर ना छोटी छोटी थैलियां होती हैं, वेसिकल्स कहते हैं उन्हें। उनमें केमिकल भरा होता है, एसिटाइल कोलाइन या ACH। ACH, हाँ सुना है इसके बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर। बिल्कुल। तो कैल्शियम इन थैलियों को सिग्नल देता है कि जाओ और मेम्ब्रेन से जुड़कर अपना ACH बाहर निकालो। ये ACH फिर उस छोटी सी खाली जगह सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है। अच्छा, तो नर्व सिग्नल ने कैल्शियम को अंदर बुलाया और कैल्शियम ने ACH को बाहर निकलवाया। अब ये ACH कहाँ जाएगा? ये ACH उस कैप को पार करके मसल सेल की मेम्ब्रेन के खास हिस्से पर पहुंचता है। उसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट। वहां इसके लिए खास रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ACH रिसेप्टर्स। तो ACH जाके उन रिसेप्टर से चिपक जाता है। हाँ, जुड़ जाता है। और ये ACH रिसेप्टर्स खुद भी चैनल होते हैं, लिगैंड गेटेड चैनल। मतलब ACH के जुड़ने पर ही खुलते हैं। और इनके खुलने से? इनके खुलने से सोडियम आयन मसल सेल के अंदर भागते हैं। हाँ। और पोटेशियम आयन थोड़े बाहर निकलते हैं। ओके। इससे मोटर एंड प्लेट पर एक छोटा सा लोकल इलेक्ट्रिकल चेंज होता है, एंड प्लेट पोटेंशियल, EPP कहते हैं इसे। EPP, ये क्या काफी होता है मसल को सिकोड़ने के लिए? नहीं, ये EPP खुद में काफी नहीं है, लेकिन अगर ये काफी स्ट्रांग है तो ये एक चिंगारी का काम करता है। चिंगारी? किस चीज के लिए? ये आसपास के दूसरे चैनल्स को खोलने के लिए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। जब ये खुलते हैं तब एक बड़ा फुल फ्लेज्ड एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है मसल सेल की मेम्ब्रेन पर। अच्छा, तो अब मसल सेल पर भी एक्शन पोटेंशियल दौड़ रहा है? हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ मोटर एंड प्लेट पर नहीं रहता, ये पूरी मसल सेल की सतह पर, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं, फैल जाता है। और सिर्फ सतह पर ही नहीं, अंदर भी जाता है। अपने टी ट्यूब्यूल्स का जिक्र किया था शुरू में। सही पकड़ा। ये एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा से अंदर की तरफ घुसता है कुछ खास सुरंगों के जरिए, जिन्हें टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये ट्यूब्यूल्स सेल के गहरे हिस्सों तक सिग्नल ले जाती हैं। कमाल है, मतलब सिग्नल को अंदर तक पहुंचाने का सिस्टम है ये। तो अंदर पहुंचकर क्या होता है? जब ये एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स में नीचे उतरता है तो वहां इसका सामना होता है एक और प्रोटीन से, DHPR, डाइहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर। ये एक वोल्टेज सेंसर है। जैसे ही पोटेंशियल बदलता है इसका शेप बदल जाता है। DHPR का शेप बदला, इसका क्या नतीजा? यहाँ एक मजेदार कनेक्शन है। ये DHPR सीधे सीधे एक और चैनल से जुड़ा होता है जो पास में ही एक दूसरी मेम्ब्रेन पर है। ये दूसरी मेम्ब्रेन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SR। ये तो कैल्शियम का स्टोर हाउस है ना मसल सेल में? बिल्कुल। SR कैल्शियम से भरा पड़ा रहता है। और SR की मेम्ब्रेन पर जो चैनल DHPR से जुड़ा है उसका नाम है रियानोडीन रिसेप्टर, RRR। ये असल में कैल्शियम रिलीज चैनल है। तो DHPR के शेप बदलने से RR खुल जाता है? एकदम, वो फिजिकली लिंक्ड है। DHPR में बदलाव RR चैनल को खींचकर खोल देता है और जैसे ही RR खुलता है, धड़ाम से ढेर सारा कैल्शियम SR से बाहर निकलकर सेल के साइटोप्लाज्म, मतलब सार्कोप्लाज्म में फैल जाता है। वाह, तो अब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम ही कैल्शियम। अब आएगा मजा। एक्टिन और मायोसिन की बात करें, ये कैल्शियम अब उनसे क्या करवाएगा? हाँ, अब आते हैं असल कॉन्ट्रैक्शन मशीनरी पर। एक्टिन पतले फिलामेंट और मायोसिन मोटे फिलामेंट। ये प्रोटीन है जो एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, जिससे मसल छोटी होती है।
ठीक है, पर अभी भी वो स्लाइड कैसे करते? कैल्शियम कहाँ फिट होता है? देखिए, नॉर्मल हालत में जब मसल रिलैक्स्ड है और कैल्शियम कम है, तब एक्टिन फिलामेंट पर दो गार्ड प्रोटीन्स बैठे होते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। गार्ड प्रोटीन्स? हाँ, ट्रोपोमायोसिन एक लंबे धागे जैसा है जो एक्टिन पर उन खास जगहों को ढक कर रखता है जहां मायोसिन जुड़ना चाहता है। मतलब मायोसिन के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है इसने। अच्छा, तो ये ब्लॉक कर रहा है। फिर कैल्शियम? कैल्शियम इस ब्लॉक को हटाता है। जब एसआर से कैल्शियम बाहर आता है, वो जाकर ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से टीएनसी से जुड़ जाता है। ट्रोपोनिन से जुड़ गया कैल्शियम? हाँ, और जैसे ही कैल्शियम जुड़ता है, ट्रोपोनिन का पूरा शेप बदल जाता है। ये बदले हुए शेप वाला ट्रोपोनिन फिर ट्रोपोमायोसिन को खींचता है और उसे एक्टिन पर ब्लॉकिंग पोजीशन से हटा देता है। अरे, मतलब अब वो बाइंडिंग साइट्स खुल गईं जहां मायोसिन जुड़ सकता है। रास्ता साफ। बिल्कुल, रास्ता साफ। अब मायोसिन तैयार बैठा है। उसका सिर, जो पहले से ही एनर्जी लेकर कॉक्ड पोजीशन में है। कॉक्ड पोजीशन मतलब? मतलब उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, पिछले एटीपी के टूटने से मिली एनर्जी। उसके सर पर एडीपी और फॉस्फेट पाए लगे हुए हैं। तो यह तैयार सिर फौरन एक्टिन पर खुली हुई बाइंडिंग साइट से जाकर जुड़ जाता है। इसी जुड़ाव को कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बन गया। अब वो खिंचाई वाला पार्ट, पावर स्ट्रोक? हाँ, क्रॉस ब्रिज बनते ही सबसे पहले फॉस्फेट पाए मायोसिन के सिर से अलग होता है। इसके हटते ही मायोसिन का सिर जोर से झुकता है, एक पावर स्ट्रोक मारता है, जैसे चप्पू पानी को पीछे फेंकता है। और इस स्ट्रोक से वो एक्टिन को खींचता है। सही, वो एक्टिन फिलामेंट को सार्कोमियर के सेंटर एम लाइन की तरफ खींचता है और इसी पावर स्ट्रोक के दौरान एडीबी भी सिर से निकल जाता है। यही है वो मूवमेंट जिससे मसल छोटी होती है। हजारों लाखों मायोसिन हेड्स एक साथ ये करते हैं। तो इसी से सार्कोमेयर छोटा होता है, जेड लाइंस पास आती हैं। कमाल है। पर एक बात, अब मायोसिन एक्टिन से चिपक गया, अब ये दोबारा कैसे खींचेगा? इसे हटना भी तो पड़ेगा ना? बहुत बढ़िया सवाल। ये चिपकी हुई अवस्था, पावर स्ट्रोक के बाद वाली, इसे राइगर स्टेट कहते हैं। यहां से मायोसिन को एक्टिन से छुड़ाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती है एक नए एटीपी मॉलिक्यूल से। एटीपी मतलब एटीपी सिर्फ खींचने के लिए नहीं, छुड़ाने के लिए भी चाहिए? ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव है, पर सच है। जब एक नया एटीपी मॉलिक्यूल आकर मायोसिन के सिर पर जुड़ता है, तभी मायोसिन एक्टिन को छोड़ता है, क्रॉस ब्रिज टूटता है। ओह, तभी वो राइगर मोर्टिस होता है। डेथ के बाद एटीपी नहीं बनता तो मसल्स अकड़ जाती हैं क्योंकि मायोसिन एक्टिन से अलग नहीं हो पाता। बिल्कुल सही समझे आप। एटीपी का बनना बंद तो क्रॉस ब्रिज नहीं टूटते और मसल रिलैक्स नहीं हो पाती, अकड़ी रह जाती है। तो एटीपी डिटैचमेंट के लिए भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, एटीपी ने आकर मायोसिन को छुड़ा दिया। अब अगला स्ट्रोक मारने की तैयारी कैसे होगी? जैसे ही मायोसिन अलग होता है, उसके सिर पर मौजूद एंजाइम मायोसिन एटीपीएस उस नए जुड़े एटीपी को तोड़ देता है। हाइड्रोलिसिस। एटीपी टूटता है एडीपी और पीआई में और एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी से मायोसिन का सिर वापस अपनी ओरिजिनल हाई एनर्जी कॉक्ड पोजीशन में आ जाता है, स्प्रिंग की तरह लोड हो जाता है। अब वो फिर से तैयार है अगली बाइंडिंग साइट से जुड़ने के लिए, अगर वो खुली हुई है तो। मतलब अगर कैल्शियम अभी भी है और ट्रोपोमायोसिन हटा हुआ है, तो ये साइकिल चलती रहेगी। जुड़ो, खींचो, एटीपी से छोड़ो, एटीपी तोड़कर रिकॉक हो जाओ। बिल्कुल। जब तक कैल्शियम ज्यादा है और एटीपी मिल रहा है, ये क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग चलती रहती है और मसल सिकुड़ी रहती है या सिकुड़ती रहती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गया। अब रिलैक्सेशन। जब सिग्नल बंद होता है तो सब वापस नॉर्मल कैसे होता है? रिलैक्सेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस है। सबसे पहले तो नर्व से सिग्नल आना बंद होता है, तो एसीएच रिलीज बंद। और जो एसीएच पहले से है, उसे एक एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज फटाफट तोड़ देता है। तो मोटर एंड प्लेट पर एसीएच का असर खत्म। मसल सेल की मेम्ब्रेन वापस रेस्टिंग पोटेंशियल पर आ जाती है, रिपोलराइज हो जाती है। मतलब टी ट्यूब्यूल्स में भी सिग्नल बंद? हाँ, और टी ट्यूब्यूल्स में सिग्नल बंद होने से डीएचपीआर वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। इससे एसआर वाले आरआर कैल्शियम चैनल भी बंद हो जाते हैं। तो अब एसआर से और कैल्शियम बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो कैल्शियम पहले ही सार्कोप्लाज्म में फैला हुआ है, उसका क्या? वो तो अभी भी ट्रोपोनिन से जुड़ा होगा। यहीं पर आता है एक और हीरो, एसआरसीए पंप। ये एसआर की मेम्ब्रेन पर लगा होता है।
इसका काम है सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम आयनों को पकड़ कर वापस एसआर के अंदर भरना। और ये काम फ्री में नहीं होता होगा? नहीं जी, ये एक एक्टिव पंप है। इसे एटीपी चाहिए। ये एटीपी की एनर्जी इस्तेमाल करके कैल्शियम को लो कॉन्सेंट्रेशन सार्कोप्लाज्म से हाई कॉन्सेंट्रेशन एसआर के अंदर में पंप करता है। अरे वाह, मतलब मसल को रिलैक्स करने के लिए भी एटीपी खर्च होता है? हाँ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों के लिए एटीपी जरूरी है। तो सर का पंप तेजी से कैल्शियम को वापस एसआर में खींच लेता है। सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और कैल्शियम कम होते ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से अलग हो जाता है। ट्रोपोनिन वापस अपनी रेस्टिंग शेप में आता है और वो फिर से ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स पर धकेल देता है। रास्ता फिर से ब्लॉक। मायोसिन अब जुड़ नहीं सकता, क्रॉस ब्रिज बंद। और मसल अपनी इलास्टिसिटी की वजह से वापस अपनी रेस्टिंग लेंथ पर आ जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो पूरी कहानी ये हुई, नर्व सिग्नल, एसीएच, मसल सिग्नल, टी ट्यूब्यूल्स, एसआर से कैल्शियम, कैल्शियम ने ताला खोला, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन जुड़ा, पावर स्ट्रोक, एटीपी यूज करके, नया एटीपी आया, मायोसिन हटा, सिग्नल बंद, एसीएच खत्म, कैल्शियम चैनल बंद, कैल्शियम वापस एसआर में एटीपी यूज करके, ताला वापस लगा, मसल रिलैक्स। बाप रे, कितनी सारी कड़ियां हैं। बिल्कुल, और हर कड़ी का सही समय पर काम करना जरूरी है। इसमें देखिए, कैल्शियम वो ऑन ऑफ स्विच है और एटीपी एनर्जी करेंसी है, खींचने के लिए भी, हटाने के लिए भी और वापस कैल्शियम भरने के लिए भी। और ये सब कितनी तेजी से होता है, मतलब सोचा और हो गया। हाँ, ये जो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है, ये कमाल की स्पीड और एफिशिएंसी से होती है। वो पूरा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, सार्कोमिया, टी ट्यूब्यूल्स, एसआर सब मिलकर इसे मुमकिन बनाते हैं। सच में, एक मामूली सी हरकत के पीछे इतनी गहरी और खूबसूरत बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स काम कर रही है। और आखिर में सोचने वाली बात यह है, जैसे आपने कहा, इतनी सारी कड़ियां हैं, अगर इनमें से किसी भी एक कड़ी में गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए एसीएच रिसेप्टर कम हो गए, या कैल्शियम चैनल ठीक से काम नहीं कर रहे, या एटीपी बन ही नहीं रहा, तो क्या होगा? मसल ठीक से काम नहीं करेगी, कमजोरी, थकान, अकड़न, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, माइस्थेनिया ग्याग्रेस, कुछ तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मायोपैथी, चैनलोपैथीज, ये सब बीमारियां इसी पाथवे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। इसीलिए इस बेसिक फिजियोलॉजी को समझना इतना जरूरी है, न सिर्फ अकादमिक तौर पर, बल्कि बीमारियों को समझने और उनके इलाज के लिए भी। ये तो वाकई बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही। इस पूरी प्रक्रिया को इतने अच्छे से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।